हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम हमारा जो साइंस का हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे बच्चों एलोट्रॉपी क्या होता है, एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं और उसमें से हमको कुछ एलोट्रॉप्स को डिटेल में स्टडी करना है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के साथ में। चलिए एलोट्रॉपी का मतलब समझते हैं। हमारे एलिमेंट जो होते हैं बच्चों बेसिकली हमने दो कैटेगरी में बांटा, मेटल्स नॉन मेटल्स, कुछ हमारे सेमी कंडक्टर्स भी हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स कार्बन सल्फर फॉस्फोरस इस तरह की चीजें नॉन मेटल्स, ये प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं और ये भिन्न भिन्न ऐसे रूप होते हैं जिनकी बॉन्डिंग में फर्क होता है। बॉन्डिंग मतलब द वे द एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है कि नहीं क्या, तो बॉन्डिंग में फर्क होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में फर्क होता है, ठीक है। इसके कारण उनकी जो भौतिक लक्षण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें तो बदलाव आता है, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही है, सिर्फ बॉन्डिंग का ही तो फर्क है। बेसिक एटम और एलिमेंट तो सेम ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आता नहीं है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि तो सेम ही रहे, क्योंकि एटम तो सेम ही है, एलिमेंट सेम है। तो एक ही एलिमेंट के, स्पेशली नॉन मेटल्स, एक ही एलिमेंट के ऐसे भिन्न भिन्न रूप, प्राकृतिक रूप, जो कि एक दूसरे के अंदर बदले जा सके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सका, लेकिन उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज समान हो, ऐसे भिन्न भिन्न रूपों को एलोट्रॉप कहते हैं। और किसी एलिमेंट का, नॉन मेटल का, इस प्रकार के भिन्न भिन्न आपस में बदले जा सकने वाले प्राकृतिक रूपों में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। समझ में आया? चलिए, so what is allotropy? The phenomenon of existence of an element, मतलब किसी एलिमेंट का पाया जाना, एग्जिस्ट करना, पाया जाना। कैसे पाया जाना? इन टू और मोर नेचुरली अकरिंग अल्टरनेटिंग फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा नेचुरली अकरिंग मतलब प्राकृतिक, कभी कभी हम मैनमेड भी बना लेते हैं एलोट्रॉप्स, लेकिन मोस्टली दे आर नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। सो अकरिंग, नेचुरली अकरिंग, अल्टरनेटिंग मतलब होता है इंटर कन्वर्टिबल, एक रूप से दूसरे रूप में जाया जा सकता है, एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है कंडीशंस देने पर, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर नेचुरली अकरिंग अल्टरनेटिंग या फिर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स, और उन फॉर्म्स में क्या होता है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी तो एक समान है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बॉन्डिंग का फर्क है, इस कारण से फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, सोलिबिलिटी हो गया, ठीक है कि नहीं क्या, कलर हो गया, ठीक, ये सारी चीजों में फर्क आ जाएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्डनेस हो गया, ठीक। सो इस प्रकार के जो ये फिनोमिनन है इसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। एंड द डिफरेंट अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो एलोट्रॉपी, पीएच ट्रॉफी नहीं है, इसी प्रकार से एलोट्रॉप्स पीएच नहीं लिखेंगे। कई बच्चे होते हैं ना, जैसे वो एनिमल्स में होता है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पीएचएस या पीईएस से ध्यान देना, ठीक। चलिए, यूजुअली नॉन मेटल्स हैव एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, मेटल के नहीं होते, नॉन मेटल्स के होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ना है, चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो बच्चों कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली कार्बन के एलोट्रॉप्स को हमने दो मेन कैटेगरी में बांट दिया। कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऐसे जिनकी सतह चमकदार है, शाइनी सरफेस, वेयरएज अदर्स व्हिच हैव नॉन शाइनी या फिर डल अपीयरेंस। डल मतलब समझ में फीकी, शाइनी नहीं है, ठीक। तो जो शाइनी अपीयरेंस वाले हैं उनको कहा गया है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, और दूसरे अमॉर्फस एलोट्रॉप्स। डल है, ये शाइनी है, समझ में आ गया, ये क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन में भी तीन आते हैं हमारे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, सब चमकदार शाइनी अपीयरेंस वाले। डायमंड और ग्रेफाइट बच्चों ये नेचुरल फॉर्म्स हैं, और जबकि फुलरी जो होता है ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, मैनमेड फॉर्म है। बाद में डिस्कस करेंगे, इन तीनों को डिटेल पढ़ना है हमको। और जो अमॉर्फस फॉर्म्स हैं, नॉन शाइनी जो हैं, डल अपीयरेंस वाले हैं, उनमें कोयला आता है। अब कोयले के तीन वैरायटीज आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, क्या है, चार वैरायटी, सॉरी, क्या, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, चारों वैरायटी हो गई कोयले। परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट है सब में। उसके बाद कोक आता है, ये ऑलमोस्ट 99.9% प्योर कार्बन है। लैंप ब्लैक बच्चों, काजल, सूट जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा कभी अगरबत्ती या सॉरी कोई दीपक वगैरह जला दो, उसके ऊपर कुछ काली, अगर प्लेट रख दो, कुछ भी ऐसी ग्लास प्लेट या कोई भी प्लेट स्टील की, तो उसके ऊपर कालिक जम जाती है। तो जो कालिक होती है वो लैंप ब्लैक या सूट बोलते हैं इसको। गाड़ी मोटर का जो एग्जॉस्ट का पाइप होता है उसमें भी ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख जाता है अपने को, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद या कहीं पे भी कच्चा चूल्हा जल रहा है, देखना आप कभी, तो चूल्हे से जो भी धुआं वगैरह निकलता है ऊपर दीवारों को काला कर देता है, वो ब्लैक कलर का सूट कहलाता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कार्बन वेपर्स। बच्चों ये नॉर्मली स्टार्स पे ही संभव है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, कार्बन जो होता है वेपर्स के रूप में पाया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा चारकोल। अब चारकोल कई प्रकार का होता है, वैसे तो चार है, मैंने तीन ही लिखे हैं यहाँ पे। लकड़ी से बनने वाला चारकोल,
शुगर का चारकोल बनता है। कटोरी में चीनी लेना, गैस पर रख देना, थोड़ी देर में काली हो जाएगी। ठीक है, चपाती सेकते हैं, शुगर होती है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही है। चपाती सेकते हैं, जरूरत से ज्यादा समय तक चपाती पड़ी रही तवे पे सेकने के लिए तो काली हो जाती है, तो ब्लैक कलर का जो है वो चारकोल ही है। ठीक है, उसके अलावा बोन, हड्डियों का, जानवरों की हड्डियों से भी चारकोल बनाया जाता है, जिससे शुगर प्यूरिफाई किया जाता है। और ब्लड चारकोल भी होता है, ब्लड जो होता है उसको सुखा करके बर्न कर देते हैं, उससे भी चारकोल बनता है पाउडरी फॉर्म में। ठीक, तो कई प्रकार के चारकोल हो गए। तो कुछ प्लांट चारकोल हो गया जो कि वुड चारकोल, और नीचे वाला एनिमल। तो एनिमल में आ गया हमारा, प्लांट चारकोल में वुड और शुगर का आ गया, एनिमल चारकोल में ब्लड एंड बोन का आ जाता है, तो ब्लड का भी लगा सकते हो आप। ठीक, तो अभी बेसिकली हमारी जो स्टडी का जो फोकस है वो ये है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीज। तो पहला हमारा जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप से, वो है डायमंड, हीरा। देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या, अभी डायग्राम में समझा दूंगा। तो पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम, या चलो पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो डायमंड होता क्या है, कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है, वो देखेंगे हम। डायमंड बच्चों हमारी प्रकृति का सबसे हार्ड मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है, चमकदार है। ठीक, इसको किसी भी दूसरे मटेरियल से तोड़ा नहीं जा सकता। डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, अदरवाइज कोई दूसरी चीज नहीं। तो इतना हार्ड क्यों है? बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों है ऐसे प्रॉपर्टीज, वो देखेंगे। ठीक है कि नहीं क्या? जबकि डायमंड जैसे कार्बन का बना है, वैसे ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, लेकिन वो काफी सॉफ्ट है, ग्रेइश स्ट्रक्चर है उसका, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? ये बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग है खाली। ठीक है, बॉन्डिंग का ही फर्क होता है। तो ग्रेफाइट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का फोकस हमारा सिर्फ होगा डायमंड। यूजेस फिर देखेंगे, इसके यूजेस आपको अधिकतर पता ही होंगे। डायमंड के यूजेस सिंपल है बच्चों। डायमंड में कार्बन 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 जुड़े आपस में। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे। हर एक कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है, और एक कार्बन एटम 4 पड़ोसी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के द्वारा। समझ आ गया? और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हर एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो पूरा कंप्लीट डायमंड नहीं, डायमंड का छोटा सा पोर्शन बनाने जा रहा हूं। तो देखो सिंपल है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। हमको हेक्सागोनल रिंग बना लेना, ध्यान देना। भूल जाओ तो वापस रिवर्स करके पॉज करके कर लेना वीडियो को। चलिए, ऐसे रिंग बना लिया। उसके बाद इनसे संपर्क में और भी हेक्सागोनल रिंग्स होंगी। ये एक्चुअल में हमारे बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब जगह कार्बन लगाना है। ये हमारे कार्बन एटम्स हैं, तो मैंने गोले गोले बनाए ना, ये क्या है, हमारे कार्बन एटम्स हो गए। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में उसका जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है। मैं बता चुका हूं पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं। कार्बन 3 बॉन्ड तो ऐसे बनाएगा नीचे की ओर, है ना, और 1 बॉन्ड ऊपर। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है कि नहीं? क्या कार्बन की 4 वैलेंसी में से 1 ऊपर और 3 क्या नीचे। तो इस प्रकार का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा नीचे। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। तो करीब इस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, इस जगह पे। देखो ऐसा ये 2 लाइनें आपको ये दिख रही हैं, ऐसे ऊपर वाली ये दिख रही है, एक सामने की तरफ और आएगी, वो मैं भी नीचे सामने बनाऊंगा तिरछा। ठीक है कि नहीं? वो बाद में बनाऊंगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्बन एटम्स बना लेते हैं। ये सारे गोले गोले जो बना रहा हूं, ये कार्बन एटम्स है हमारे। ठीक है ना, बन गए जी। अब ध्यान से सुनना क्या करना है। इस हेक्सागोन में ये जो मिडिल लाइन है ना, ये वाली लाइन हाफ, इसके राइट साइड का हिस्सा चुन लेना, और बिल्कुल इसके पैरेलल और इन दोनों तिरछी रेखाओं के बीचों बीच एक लाइन खींच लेना। इसके पैरेलल, इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच, इससे और इससे बीच में, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर।
सही है। अब ध्यान से सुनेंगे, इधर भी कार्बन एटम, इधर भी कार्बन एटम, इधर भी कार्बन एटम, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब गौर से सुनना, भी गड़बड़ होने वाली है, फिर भूल जाओगे क्या हो गया अचानक से। इन दोनों को इस हेक्सागोन में ऊपर और नीचे जोड़ना। देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिख गया आपको, समझ में आ गया। ये पीछे जो दो जा रही है ना, ये तो ये वाली है, ऊपर जो जा रही है ये, और ये सामने हमारी तरफ जो निकल के आ रही है वो ये वाला ब्रांच है। ऊपर क्यों निकल के आ रहा है तो बताओ, ये इस कार्बन की ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। और ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा, कोई भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ले लो, दिस इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स हर जगह। ठीक, यहां पे भी सेम काम करना है बच्चों, इधर जोड़ देना, इधर जोड़ देना, यहां पे भी सेम काम करना, इधर बनाया नहीं मैंने, इधर जोड़ देना, इधर जोड़ देना, इधर भी सेम काम, इधर जोड़ देना, नीचे तो है नहीं तो छोड़ दो। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इस प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखो इस कार्बन में ज्योमेट्री इस प्रकार से है, नीचे वाले में उल्टा है, देखो ऐसा हो गया, 3 ऊपर जा रहे हैं, 1 नीचे आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं क्या, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर एक कार्बन के साथ होगा। तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया खाली, समझ में क्या। अभी क्या कर देंगे यहाँ पे, ऐसे इस वाले कार्बन की देख लो, इस कार्बन की देख लो, समझ में आ गया। तो हर कार्बन की ज्योमेट्री ऐसे पीछे की तरफ भी स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक जनरलाइज सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया, किसका, डायमंड का। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो यहां पे अब ध्यान देंगे, कार्बन और कार्बन जो होता है ना, उसके बीच में जो बॉन्ड की लंबाई होती है कितनी, ये दो कार्बन एटम के बीच की जो बॉन्ड की लंबाई है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर बिंदी लगाई हमने, एंगस्ट्रॉम। एंड वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये एटॉमिक रेडियस का साइज है। एक एटम का लगभग रेडियस होता है ना, हाइड्रोजन एटम को इतना ही है, तो 1 एंगस्ट्रॉम उसको बोलते हैं। तो लगभग हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है उसका 1.5 गुना है। समझ में आ गया, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, कमजोर बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड, ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड है, तो ये ज्यादा टाइटली पकड़ के रखता है एटम को, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, इससे भी कम, 1.4 के आसपास रहती है, और ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाती है, 1.3 के आसपास ही। तो मतलब जितना लंबा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड मल्टीपल होता है तो छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो थोड़ी सी जानकारी याद रखेंगे, बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट में अलग है, इसमें अलग है, सब जगह अलग है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी ये जो डायमंड है ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, तीनों डायमेंशन में ग्रो करता है क्रिस्टल्स का, लेंथ वाइज इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, ऊपर की दिशा में भी, तीनों डायमेंशन में क्या करता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर ग्रो करता है कि बढ़िया जाल जैसा, नेटवर्क जैसा बन जाता है। हर कार्बन एटम अपनी पोजीशन में फिक्स्ड है, चारों तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड से घिरा हुआ है, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता। और इस कारण से इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर वो कहलाता है 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, 3 डायमेंशनल है, तीनों दिशाओं में ग्रो करता है ऐसा स्ट्रक्चर। Tetrahedral geometry, each carbon atom has 4 bonds around itself that are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron। समझ में आ गया। मैं बताया था टेट्राहेड्रन क्या होता है, एक ट्रायंगुलर, 4 ट्रायंगुलर फेसेस का एक क्लोज बॉक्स का एक स्ट्रक्चर, ऐसे एक ट्रायंगुलर फेस इधर, दूसरा, तीसरा, एक नीचे, चौथा। ठीक है कि नहीं क्या। तो चारों जो टेट्राहेड्रन उसके कॉर्नर्स की तरफ इसके चारों बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ इसकी ये होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बच्चों। कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कितनी है भाई, 2 और 4 इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दोनों फंसे हुए हैं, शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब होता है फ्री नहीं है, वो दान नहीं कर सकता। आपने अगर अपने बैंक अकाउंट में कोई एफडी करा रखी है, कोई बोले कि भैया थोड़ा सा मेरे को पैसे दे दो उधार, तो थोड़ी एफडी तोड़वा के दोगे आप, एफडी तो फिक्स हो गई लंबे समय के लिए। वो समझ में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये फिक्स हो गया, ये दोनों के बीच में शेयर्ड है, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है। और यही कारण है कि कार्बन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड, और चारों को उसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया। तो इसके मतलब कार्बन के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो किसी बॉन्ड का हिस्सा नहीं हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। यदि इसको इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जोड़े भी ना, बैटरी के बीच में जोड़े, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड का हिस्सा नहीं है, वो होने चाहिए, यहां नहीं है। सो बिकॉज ईच कार्बन एटम
is tetrahedrally bonded to 4 other neighboring carbon atoms through 4 covalent bonds. Thus, each carbon atom uses all its 4 valence electrons and hence it has no free electron, due to which diamond is a bad conductor of electricity. Further, each carbon atom in this structure, it is located at its place, okay, and it is so located that it cannot move from its place because of this rigid bonding. जो चारों तरफ से बॉन्डिंग है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, उसको अलाउ नहीं करता अपनी जगह से खिसकना, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। नेटवर्क ये होता है ना, बिल्कुल जाल में कोई चीज फंस जाती है तो एक आधा आप कपड़े को इजीली फाड़ लेते हो, लेकिन जाल इजीली कटता फटता नहीं है, बहुत जगह से कनेक्शंस होते हैं, तो जाल को तोड़ करके अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर काफी हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर है, इससे कठोर कोई चीज नेचर में नहीं है प्राकृतिक। ठीक, तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वन बाय वन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ये शुद्धतम रूप है, 100% प्योर कार्बन है, कोई मिलावट नहीं होती। हैज 3 डायमेंशनल एंड टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन मतलब तीनों दिशाओं में ग्रो करता है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बिल्कुल जाल जैसा बन गया कार्बन का, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद बच्चों यहां पे हमने ये चीज तो जोड़ी ही नहीं है ना, ये हेक्सागोन और बनेगा इधर एक, समझ में आ गया। ये जो मैंने 4 लाइनें खींची थी ना 1 2 3 4, इसमें ऐसे 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 हेक्सागोन और बना देना, ऊपर से जोड़ देना, इधर से जोड़ देना, ठीक है कि नहीं, तो हेक्सागोन बनेगा। तो देखो भी इस ये बीच वाला जो है इसमें भी देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है कि नहीं क्या, ऐसे ही ऊपर और जुड़ जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये देखो इधर देखो ये वाला, ये तो हमने देख लिए थे ना भाई, इसके तो देख लिए ऊपर नीचे, इस वाले के जो ऊपर हेक्सागोन है उसमें भी देखो ये वाला 3 बॉन्ड नीचे आ रहे, 1 2 3, एक ऊपर जा रहा है, इसमें देखो उल्टा हो गया, 3 ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसको हेक्सागोन और बना, तो मतलब एक्चुअल में मैंने 4 हेक्सागोन बनाए, 3 तो पहले बनाए थे, एक इसके ऊपर बनाया बीचों बीच, क्लियर है। चलिए, तो 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सट्रीमली हार्ड एंड रिजिड, कठोर है, इससे हार्ड कुछ नहीं होता। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कारण बता दिया मैंने। क्वेश्चन आता है व्हाई इज डायमंड बैड कंडक्टर, बिकॉज डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर, इट यूजेस ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, लाइट को आर पार जाना अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन बच्चों लाइट को जाने तो देता है, बट लाइट को परेशान बहुत करता है, इतना हार्ड है कि लाइट को बहुत जोर आता है इससे गुजरने में, लाइट को बेंड कर देता है। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की लाइट को अपने रास्ते से बेंड कर देने की, मोड़ देने की प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उतना ही ज्यादा कठोर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उतना ही लाइट को ज्यादा बेंड कर देगा, भटका देगा अपने रास्ते से। भाई लाइट चली आ रही है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में घुसने के बाद में अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ जाती है, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, समझ आ गया। मोर द बेंडिंग मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, समझ आ गया। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 1 से ज्यादा होती है, ठीक। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, उतना ही लाइट को ज्यादा धीमा कर देता है, उतना ही लाइट को अपने ओरिजिनल रास्ते से मोड़ देता है, समझ में आ गया। आगे डिटेल में इसके हम चर्चा करेंगे लाइट वाले चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आएगा टॉपिक हमारा। चलिए, तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट को बेंड करने की, और इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का नहीं है। लाइट सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है डायमंड के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑन कार्बन। कार्बन जो होता है ना, प्योर कार्बन, उसके ऊपर जबरदस्त दबाव लगता है ना, चट्टानों का प्रेशर लगता है ऊपर, मलबे का, और दबाव के कारण नीचे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर से कार्बन क्रिस्टलाइज होकर प्योरेस्ट फॉर्म में डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मतलब डायमंड बनाने के लिए कार्बन चाहिए प्योर, और उसके अलावा जबरदस्त टेम्परेचर और भयंकर प्रेशर चाहिए होता है। ये कंडीशंस नॉर्मली हम ऊपर क्रिएट नहीं कर पाते सरफेस पे, इसलिए सतह पे बनाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा धरती की गहराइयों में संभव है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑन कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, बहुत गहराई में दबाव ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा। उसके बाद डेंसिटी इसकी होती है 3.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ा ले ले डायमंड का, तो उसका वजन 3.5 ग्राम होगा, समझ आएगा। जैसे डाइस होती है ना आपकी खेलने वाली, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड, 1 सेंटीमीटर हाइट, ये ले लिया, देन क्या होगा, उसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 3550 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी हाई है, ठीक। देन उसके बाद क्या, एयर में, क्योंकि प्योर कार्बन का ही बना हुआ है, तो कार्बन जो है बहुत ही अच्छा ईंधन होता है। अगर एयर के प्रेजेंस में इसको सिर्फ गर्म करें तो एयर के साथ कंबाइन करेगा कार्बन, एक एक सरफेस से एक एक कार्बन छूटेगा,
कार्बन विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2। और किसी भी सॉलिड का गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाना ये सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सो इट विल सब्लाइन, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2 गैस, ठीक है। और ये कारनामा होगा 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पास। सो इट विल सब्लाइन एट 900 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म CO2 गैस, क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको एयर नहीं दें, ऑक्सीजन नहीं दें, इट विल नॉट बर्न, जलेगा नहीं। है जलेगा नहीं तो क्या होगा? ये सिर्फ गर्म होता जाएगा। तो अगर इसको एयर के एब्सेंस में हीट किया जाए देन इट विल मेल्ट एट अराउंड 3550 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पे मेल्ट होगा, अदरवाइज जल जाएगा अगर एयर देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने भी बताया 2.45 है। इसका मतलब यह है कि लाइट को बहुत ज्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर देता है। उसके बाद कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में, एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड की लंबाई है वो कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम बता चुका हूं। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। उसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है 8 फेज्ड क्रिस्टल होता है। तो नॉर्मली जैसे आपको एक पिरामिड के शेप में बता देता हूं, यहां मैं बना के दिखा देता हूं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। एक अगर सपोज हम स्क्वायर ले लें ऐसा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा तिरछा बनाया आपको समझाने के लिए। स्क्वायर ले लें, इस स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट लगा दूं मैं, ऐसा स्क्वायर के ऊपर पॉइंट लगा दूं और यहां से मैं चारों तरफ ये बना दूं तो हमारा एक पिरामिड बन गया ना, ऐसा पिरामिड जैसा बन गया। ऐसा ही एक, अब इस पिरामिड के कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए भाई, चारों ट्रायंगुलर फेस है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो सामने, एक उधर पीछे, है ना। ऐसा ही एक पिरामिड नीचे ले लूं और दोनों पिरामिड को चिपका दूं, है ना। तो भाई एक पॉइंट मैंने यहां नीचे ले लिया, देखो ऐसे 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 और ऐसे। तो बच्चों ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि 2 पिरामिड चिपका दिए मैंने, ऊपर वाले के 4 फेस, नीचे वाले के 4 फेस, टोटल कितने फेस हो गए? 8 फेस हो गए। इस प्रकार का क्रिस्टल होता है हमारा डायमंड का। समझ में आ गया? इट इज एन 8 फेस्ड क्रिस्टल, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से इस रूप में ही पाया जाता है। तो मतलब एक तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से बड़ा क्रिस्टल बनता है, ठीक है कि नहीं? क्या ओके, ये था हमारा ये। देन अकर्स एज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। और बच्चों बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे चाहिए। लेबोरेटरी में हमको डायमंड बनाना है ना, हमको प्योर कार्बन चाहिए और बहुत जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो कि संभव तो नहीं है प्रैक्टिकली, बट क्या है, थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इफ वी वांट टू सिंथेसाइज डायमंड वी कैन डू सो बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, तभी संभव है। सो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इफ pure carbon is subjected to a very high temperature and pressure। समझ में आ गया? ये था बच्चों डायमंड का स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर के बाद में व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अब हम देखेंगे बच्चों यूजेस क्या क्या है डायमंड के, 1 by 1। क्लियर? यूजेस। चलिए ये रब कर देता हूं मैं, इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे। Now we are going to write uses of diamond, okay? Necklaces, earrings, jewelry, ये तो बनते ही बनते हैं। उसके अलावा कुछ नॉवल uses of diamond। Use number 1 for making precious jewelry, for मेकिंग प्रेशियस मतलब कीमती, लाइक अंगूठियों में यूज होता है, इयररिंग्स या फिर नेकलेस, नॉर्मली ये ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक नेकलेसेस, इयररिंग्स और खाली रिंग्स भी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए। उसके बाद बच्चों क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग टूल के रूप में भी यूज करता है। ड्रिल मशीन के टिप पे होता है ये। कई बार जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों में छेद करने हैं विस्फोट करने के लिए, तो बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसके टिप पे डायमंड लगे होते हैं। हमारे जो पत्थर की घिसाई वाली मशीन है तो उसके टिप पे भी बारीक वेस्ट डायमंड के पीसेस लगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको कांच काटना है तो एक छोटा सा पेन जैसा औजार आता है, उसके टिप पे डायमंड लगा होता है, जिससे कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कांच वगैरह को भी काट सकते हैं। तो यूज एज ए ग्लास कटिंग टूल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस, used as a glass cutting tool। इसके अलावा ड्रिलिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल ये भी ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या used as a cutting, grinding, नॉर्मली फर्श वगैरह घिसाई करते हैं तो वहां यूज होता है, ग्राइंडिंग एंड
ड्रिलिंग टूल। बच्चों हम दीवार में कभी छेद करते, पत्थर आ जाता है सामने तो बहुत आसानी से छेद नहीं होता, ड्रिल मशीन में गर्र गर्र करता रहता है वो लोहे का बिट जो होती है ना। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कई बार जो बोरिंग मशीन आती है ना, बोरिंग, नीचे कुछ समय तक तो मिट्टी निकलती है, उसके बाद चट्टानें आ जाती है, तो उन चट्टानों को भी घर रगड़ रगड़ के छेद कर देती है। अगर सिर्फ लोहे का ही पीस होगा टिप पे, तो लोहा घिस घिस के पत्थर पे गर्म होकर फोल्ड हो जाएगा। तो उसके टिप पे क्या लगे होते हैं, डायमंड्स लगे होते हैं, जो कि पत्थर को भी क्या फोड़ देती है, चूरा चूरा कर देती है। ठीक है, पत्थर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है डायमंड। तो कटिंग, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग टूल के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस, क्योंकि काफी हार्ड होता है। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम, अपनी अत्यधिक कठोरता के कारण ही हम इसको इन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने देखे होंगे पुराने समय में गाने बजाने के लिए एक डिवाइस आती थी, ऐसे बड़ा सारा भूपू सा आता था और उस पर एक छोटा सा पॉइंटेड टिप होती थी जो कि गोल गोल रोटेटिंग डिस्क पे कहीं टच होती थी, वो डिस्क घूमती थी तो गाना बजता था। उसको बोलते थे फोनोग्राम्स। क्या बोलते थे उसको? फोनोग्राम। तो उस फोनोग्राम में जो डिस्क घूमती थी उसके ऊपर जो टिप टच होती थी, वो टिप किसकी होती थी? डायमंड की। यूज्ड इन फोनोग्राम्स। आजकल नहीं होता है, तो बहुत महंगे आते थे वो। यूज्ड इन फोनोग्राम। समझ में आ गया? फोनोग्राम ये म्यूजिक प्ले करने की डिवाइस है। उसके बाद बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमंड की। डायमंड जो होता है ना बच्चों, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, यूवी रेज को अपने आर पार नहीं जाने देता। अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसका कि वेवलेंथ काफी छोटी होती है, ठीक है, इसको जाने नहीं देता आर पार, ठीक, उसको वही ब्लॉक कर देता है। तो जो लोग स्पेस क्राफ्ट में ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस क्राफ्ट की जो विंडोज होती है ना, उस विंडोज में, क्योंकि वहां तो ओजोन है नहीं उनकी रक्षा करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज से, तो वहां पे उनके विंडोज में डायमंड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि क्या है, बाहर से तारों से, सन से आने वाली जो किरणें है उसमें यूवी रेज अंदर ना आए, उनको कोई हानि नहीं हो। ठीक है कि नहीं? क्या तो used in the windows of spacecrafts to screen away ultraviolet rays. Used in the windows of spacecrafts to screen. Screen होता है शीट, निकाल बाहर करना, हटा देना। Screen harmful ultraviolet रेज। समझ में आ गया? ये सन से भी आ सकते हैं, बाहरी तारों से भी आ सकती है। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद अगला क्या है इसका बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसका यूज है कि हमारे जो स्टार्स हैं, सन है, अगर आपको कहा जाए कि इसका टेम्परेचर नापना है, तो क्या हम उड़ के चले जाएं थर्मोमीटर लेकर के? हम भी इवेपोरेट हो जाएंगे, हमारा थर्मोमीटर भी इवेपोरेट हो जाएगा सन के पास जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे ही सन का टेम्परेचर नाप सकते हैं, उससे आने वाले रेडिएशन को एनालाइज करके। ठीक है कि नहीं? क्या तो इसके लिए हमारे डायमंड की मदद से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर्स, और ये तारों का, स्टार्स का टेम्परेचर नापने की डिवाइसेस है। और ये क्या मेजर करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन को मेजर करके क्या करता है, ये टेम्परेचर नाप सकता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो तारों के टेम्परेचर यहाँ से बैठे बैठे पता लगा लेता है। ठीक, सो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर्स। ठीक, यूज्ड टू मेक ऑप्टिकल पायरोमीटर्स which can measure the temperature of stars and sun. सन भी एक स्टार ही है। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस हो गए बहुत इंपॉर्टेंट किसके? डायमंड के। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सेम किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है कि नहीं? क्या ग्रेफाइट क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, हाउ इज इट ड्रॉन, स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है, क्यों कार्बन का बना हुआ होने के बावजूद ये डायमंड से इतना डिफरेंस रखता है। ठीक है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और बाद में इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस भी आते हैं। तो ये दुनिया भर के मैंने लगा रखे हैं, इसको आप चाहे तो कॉलम वाइज बना करके कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? क्या तो बच्चों इसको नोट कर लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।